हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको पेशीय ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, इसको आज हम समझने वाले हैं। देखिए, पेशीय ऊतक को हम एक विशिष्ट ऊतक भी बोल देते हैं। विशिष्ट ऊतक हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जो पेशीय ऊतक होता है, यानी कि मस्कुलर जो टिश्यू होता है, वो हमारी बॉडी का 40 से 50% भार बनाता है। यानी कि जब हम अपने वजन को तोलने जाएंगे दुकान पर, तो क्या होता है कि 40 से 50% जो भार होता है शरीर का, उसमें पेशीय ऊतक होता है। ठीक है, पेशीय ऊतक पाया जाता है। तो मस्कुलर टिश्यू ऐसा होता है कि बॉडी का 40 से 50% भार बनाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, एक विशिष्ट ऊतक बोल देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और जो इसकी उत्पत्ति होती है पेशीय ऊतक की, इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म लेयर से होती है। चलिए मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ यहाँ पर बना के एक डायग्राम। देखिए, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, देखिए ये क्या है, ये जाइगोट है। ये क्या है, जाइगोट, जिसे हम हिंदी में यूगमनज बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भ्रूणीय परिवर्धन हो रहा है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, अब हम इसे क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बोल देंगे। एक सेल से क्या होता है, दो सेल्स बनेंगी। इस प्रकार से दो सेल्स बन गई। अब दो सेल्स से क्या होगा, तीन चार चार सेल्स बनेंगी, इससे डबल होंगी। ठीक है, इस प्रकार से चार बन गई। अब चार से क्या होगा, आठ बनेंगी। चार से क्या होता है, आठ बनेंगी। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा, इस तरह से डिवाइड होती रहेंगी सेल। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सेल्स होंगी वो इस तरह से अरेंज हो जाएंगी, यानी कि इस तरह से रहेंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, इस तरह से बन जाएगा। अब ये बाहर वाली जो सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, इसे हम क्या बोल देंगे, एक्टोडर्म। इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, और जो बीच वाली सेल्स होंगी यहाँ पर जो अरेंज हो जाएंगी, इसे हम क्या बोल देंगे, मीजोडर्म। ओके, अब यहाँ पर जो सेल्स होंगी सबसे अंदर, इसे हम बोल देंगे एंडोडर्म। ओके, ये बातें हैं यहाँ पर। तो भ्रूणीय परिवर्तन के समय क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल बन जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेल्स होती हैं वो इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं, कुछ बाहर की ओर, जिसे हमने एक्टोडर्म नाम दे दिया है। कुछ सेल्स जो होती हैं वो बीच में जुड़ जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं, तब हमने उसे मेजोडर्म नाम दे दिया। कुछ सेल्स जो होती हैं वो बीच में अरेंज हो जाती हैं, उसे हमने एंडोडर्म नाम दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो हम पेशीय ऊतक पढ़ने वाले हैं, इस पेशीय ऊतक की जो उत्पत्ति होती है वो कौन सी लेयर से होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म लेयर से होती है, यानी कि बीच वाली लेयर से। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, मेसोडर्म लेयर से होती है, यानी कि जो बीच में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, इससे क्या हो रही है, इस पेशीय ऊतक की उत्पत्ति हो रही है मेसोडर्म लेयर से। ओके, इससे और भी अंग का निर्माण होता है, और भी अंगों का ये निर्माण करती है, उसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि पेशीय ऊतक क्या होता है। यह एक विशिष्ट ऊतक होता है। हम विशिष्ट ऊतक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बॉडी का 40 से 50% भार बनाता है, इसीलिए हम इसे विशिष्ट ऊतक बोल रहे हैं। इसकी उत्पत्ति जो होती है, यानी कि इसकी ओरिजिन मेसोडर्म लेयर से होती है। और पेशियों का यदि हम वर्गीकरण देखना चाहें, पेशियों को हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, तो पेशियों का जो वर्गीकरण का जो आधार है, किसके आधार पर करते हैं, देखिए कि जो पेशियां होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उसके आधार पर करते हैं। उसका हम रेगुलेशन किस प्रकार से करते हैं, नियमन उसका किस प्रकार से करते हैं, या तो ऐच्छिक करेंगे या तो अनैच्छिक करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगला है कि वो अपीयरेंस उसका कैसा है, यानी कि जो पेशी हम पढ़ रहे हैं वो दिखने में कैसी है, उसके आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, किसका, पेशी ऊतक का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप को समझने से पहले पहले हम क्या देख लेते हैं कि जो पेशीय ऊतक होता है, यानी कि जो पेशियाँ होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, यानी कि जो मसल्स होती हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। देखिए कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जिसमें प्रत्यास्थता होती है, यानी कि इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। इलास्टिसिटी कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे हम रबड़ को खींचते हैं तो वो खिंच जाती है, कोई भी रबड़ को हम जब खींचेंगे तो वो खिंच जाएगी। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसी पेशियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो प्रत्यास्थता उत्पन्न करती हैं, यानी कि जब हम उसको खींचते हैं वो खिंच जाती हैं। तो ऐसी पेशियाँ हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं जो कि इलास्टिसिटी रखती हैं। और कुछ ऐसी पेशियाँ होती हैं जिसमें संकुचनशीलता होती है, यानी कि कॉन्टैक्टिबिलिटी होती है, यानी कि कुछ ऐसी पेशियाँ हमारे शरीर में पाई जाएंगी जिसको हम कॉन्टैक्ट कराएंगे, यानी कि जिसे हम संकुचित कराएंगे वो संकुचित हो जाएंगी। जिससे क्या होता है, जब हम किसी दूसरी गली में चले जाते हैं तो दूसरी गली के कुत्ते जो होते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं तो वो भौंकते हैं। जैसे ही भौंकते हैं तो क्या होता है, हम दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी जो पैर की मसल्स होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे हमें दौड़ने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी पेशियाँ जो होती हैं वो संकुचन करने में हेल्प करती हैं, और कुछ ऐसी पेशियाँ होती हैं जो उद्दीपन में हेल्प करती हैं, यानी कि एक्साइबिलिटी में हेल्प करती हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारे घर में क्या लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है बिजली का। अब उस बिजली के बोर्ड में जैसे ही हम हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, हमारी पेशियाँ जो होती हैं वो एक्साइट हो जाती हैं, यानी कि उद्दीपित हो जाती हैं। और जैसे ही हम उसे हटाते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसी पेशियाँ भी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं जो कि उद्दीपन का कार्य करती हैं, यानी कि एक्साइबिलिटी का कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पेशीय ऊतक को किस प्रकार से बांटा गया है। देखिए पेशीय ऊतक जो होता है 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 पेशियाँ होती हैं। देखिए कंकालीय पेशियाँ होती हैं, कुछ कुछ चिकनी पेशियाँ होती हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्मूथ मसल्स बोल देते हैं। और कुछ हृदय पेशियाँ होती हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक मसल्स बोल देते हैं। ये इनके इंग्लिश में नाम हो गए। तो सबसे पहले हम कंकाली पेशी को देख लेते हैं, कंकाली पेशी होती कैसी है। तो कंकाली पेशी को देखते हैं। देखिए कंकाली पेशी इस प्रकार से होती है। देखिए कंकाली जो पेशी होती है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री अभी आपको समझ में आ जाएगा। वॉलेंट्री का मतलब होता है ये ऐच्छिक होती है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होती है। कंकाली पेशी जो होती है इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करते हैं। हमारे जैसा मर्जी होता है हम उसे उस तरह से मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है कंकाली पेशी, वॉलेंट्री भी होती है। स्ट्रेटेड होती है, यानी कि रेखीय होती है, इसमें रेखाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की ये कंकालीय पेशी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका लोकेशन क्या होता है। लोकेशन यानी कि ये कहाँ पर पाई जाती है कंकाली पेशी। तो कंकाली पेशी जो होती है कंकाल से जुड़ी हुई होती है। यदि आप जहाँ पर देखेंगे कंकाली पेशी वो होती है जो कंकाल से जुड़ी हुई होती है, यानी कि हमारी बोन से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी कौन सी कंकाली पेशी होती है, तो देखिए जैसे हम जीभ को अपनी देखते हैं, यानी कि टंग को देखते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है वो हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है, हायोइड कंकाल से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो अब हम उसे क्या बोल देते हैं, कंकालीय पेशी बोल देते हैं, क्योंकि जो जीभ है वो क्या है, पेशी है, यानी कि मसल है। और कंकाल क्या है, हायोइड बोन है, यानी कि पेशी जो होती है वो कंकाल से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए हम इसे कंकालीय पेशी बोल देते हैं। और ये कैसी होती है, ये वॉलेंट्री होती है। इसका नियमन जो होता है, यानी कि इसका जो रेगुलेशन होता है, नियमन होता है, वो कैसा होता है, ऐच्छिक होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, वॉलेंट्री बोल देते हैं। इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका अपीयरेंस कैसा है, यानी कि ये दिखने में कैसी है। जब हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो दिखने में कैसी दिखाई देती हैं, इसमें धारियाँ पाई जाती हैं, यानी कि ये रेखित होती है, जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटेड बोलते हैं। तो इसमें धारियाँ पाई जाती हैं और रेखित होती है। और इसके अंदर जब हम केंद्रक देखते हैं तो ये बहुकेंद्रकीय होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सिंसाइशियल बोल देते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं उसे हम सिंसाइशियल बोल देते हैं। तो इसकी जो इकाई होती है
मायोफाइब्रिल होती है। इकाई अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अभी आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो कंकाली पेशी क्या होती है, कितनी बात आप समझ चुके हैं। कंकाली पेशी यानी कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, कंकाल से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि हम पेशियों का वर्गीकरण 3 आधार पर करते हैं, यानी कि लोकेशन के आधार पर, रेगुलेशन के आधार पर और अपीयरेंस के आधार पर। तो यहाँ पर हमने वैसे ही लिख दिया है कि इसका लोकेशन कहाँ पर होता है, कंकाल से जुड़ी हुई जहाँ पर पेशी पाई जाएगी तब हम उसे क्या बोल देंगे, कंकालीय पेशी बोल देंगे। और रेगुलेशन उसका कैसा होगा, ऐच्छिक होगा, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होगी। और इसका अपीयरेंस कैसा होगा, यानी कि दिखने में कैसी होगी, दिखने में होगी वो रेखित होगी, जिसे हम इंग्लिश में स्टेटेड बोल देते हैं। और उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं जिसे हम सिंसाइसिल बोल देते हैं। और इसकी इकाई मायोफाइब्रिल होती है, उसको हम अभी समझा देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक पेशी को काट लेते हैं। अभी आपको यह डायग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको समझाऊंगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना ही देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो देखिए अब हम यहाँ पर एक कंकाली पेशी को काटना चाहा और हमने काट लिया कंकाली पेशी को। इस प्रकार से ये क्या होती है, कंकाली पेशी हमने काट ली, मान लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको दिखा दिया, ये हमारी कंकाली पेशी हमने ये काट ली। यहाँ पर भी दिखा देते हैं, ये क्या है, कंकाली पेशी हमने काट ली है। अब क्या होता है कंकाली पेशी में, यहाँ पर कुछ ऐसे गुच्छे होंगे जिसमें बहुत सारे बंडल होंगे, ठीक है। जैसे आपने चार्जर वाला, आपने चार्जर देखा होगा, आपने यहाँ चार्जर देखा होगा। चार्जर को जब हम काटते हैं तो ऊपर वाली एक लेयर होती है, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे तार भी होते हैं तार। फिर तार के अंदर देखते हैं कुछ तार कापर के होते हैं, कुछ तार उसके होते हैं एल्युमिनियम के, ओके। तो उसी प्रकार से देखते हैं। देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा इसका कवरिंग है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ यहाँ पर तार हैं, और इसको तार को जब निकाल के देखते हैं, ये तार हैं, ठीक है, ये तार हैं। जब हम इसको निकाल कर देखते हैं तो इस प्रकार का दिखाई देता है। जब हम इस बंडल में से तार को खींच लेते हैं बाहर की ओर तो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार के तार होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये पूरा का पूरा क्या है, तार का कवरिंग है। और इसके अंदर कुछ तार हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ तार हैं। और तार के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ अल्युमिनियम के होते हैं या कुछ आप देखेंगे तो कापर के होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एपीमाइसियम बोल देते हैं। एपीमाइसियम बोल देते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर से कवर कर रहा है तब हम उसे एपीमाइसियम बोल देते हैं। इसके अंदर कुछ प्लाज्म भरा होता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, ठीक है, जिसे हम एक नाम से जानते हैं, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, ठीक है। पेरीमाइसियम ऊपर वाला एपीमाइसियम, इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, उसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फेस्किल हैं, यानी कि ये पुट्टिकाएँ हैं, कुछ ये तार हैं जिसके अंदर तार निकले हुए हैं। इसकी कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, इसकी कवरिंग, ये वाली जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, फेस्किल बोल देते हैं, यानी कि पुट्टिकाएँ, जिसे हम पुट्टिकाएँ भी हिंदी में बोल देते हैं। ये बोलना चाहें तो आप सीधे फेस्किल ही बोलिए। और क्या होता है कि ये जो तार होते हैं, ये जो आप तार देख रहे हैं, जिसे हम मायोफाइब्रिल बोल देते हैं, ठीक है। इसकी जो कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, ये जिससे ये बना हुआ होता है, इसको हम बोल देते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। जब हमने कापर वाला तार निकाल लिया है, इस कापर वाले तार को हम, इस कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं, एंडोमाइसियम बोल देते हैं, ओके। अब हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हमने जो निकाला है ये क्या है, मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल है, ठीक है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। ये ऊपर वाली जो मसल हमने काट ली है तब हम उसे एपीमाइसियम बोलते हैं, सबसे ऊपर वाली कवरिंग को। फिर अंदर क्या है, कुछ ऐसे तार जैसे हैं, अंदर क्या है, कुछ तार हैं जिसमें से हमने तार को निकाल कर रख दिया है, तब हमने उसे क्या बोल दिया, मायोफाइब्रिल बोल दिया।
मायोफाइब्रिल जो होता है वो इस कंकालीय पेशी की इकाई होता है, यानी कि यूनिट होता है। ओके, ये यूनिट होता है मायोफाइब्रिल। किसका? कंकालीय पेशी का। मायोफाइब्रिल से मिलकर ही ये कंकालीय पेशी बनी हुई होती है। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे कि मायोफाइब्रिल यदि नहीं होता है तब ये कंकालीय पेशी नहीं कहलाएगी। इसमें मायोफाइब्रिल होता है, मायोफाइब्रिल बहुत सारे कार्य करता है, तो यही मायोफाइब्रिल ही इस कंकालीय पेशी की इकाई होती है, यानी कि यूनिट होती है। अब यहाँ पर हमने एक मायोफाइब्रिल को निकाल कर बाहर रख दिया है। एक मायोफाइब्रिल को हमने निकाला और यहाँ पर इसको सीधे सीधे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इस मायोफाइब्रिल के अंदर देखते हैं तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फाइबर पाए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे फाइबर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत कम फाइबर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फाइबर पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर फाइबर पाए जाते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं उसे हम डार्क बैंड बोल देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं इसीलिए हम डार्क बोल देते हैं। और बहुत कम यहाँ पर फाइबर पाए जा रहे हैं जिसे हम लाइट बैंड बोल देते हैं, यानी कि बहुत कम है इसीलिए लाइट बोल देते हैं। और इसके अंदर कुछ प्लाज्म भरा हुआ है जिसे हम सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं। सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं। सार्को टर्म जहाँ पर यूज होगा, यानी कि सबसे पहले यदि कहीं पर सार्को टर्म आ रहा है, सार्को आ रहा है वर्ड, तब हम क्या बोलते हैं कि ये मसल से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर मसल से कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सार्को टर्म हम मसल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं? सार्कोलेमा बोल देते हैं, यानी कि ये एक मेम्ब्रेन है जिसे हम सार्कोलेमा बोल देते हैं। देखिए, जो डार्क बैंड होता है और जो लाइट बैंड होता है वो संकुचनशील प्रोटीन की अरेंजमेंट की वजह से डार्क एंड लाइट बैंड बनता है। यानी कि डार्क और लाइट बैंड जो होता है इसके अंदर क्या होता है? संकुचनशील प्रोटीन होता है जिसे हम कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन बोल देते हैं। तो कॉन्टेक्टाइल जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पर अरेंज रहता है, यानी कि यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से ये डार्क और लाइट बैंड बन जाता है। इसीलिए इसे स्ट्रेटेड मसल्स बोल देते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स बोल देते हैं, यानी कि रेखीय पेशी बोल देते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको बताया था कि कंकाली पेशी को हम क्या बोल देते हैं? रेखीय पेशी बोल देते हैं। क्यों रेखीय पेशी बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड पाया जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि रेखीय पेशी बोल देते हैं। कि हमने एक मायोफाइब्रिल को निकाला और इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। इसमें डार्क और लाइट बैंड पाया जा रहा है। इसमें इसकी ये लेयर जो होती है मेम्ब्रेन, उसे हम सार्कोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म बोल देते हैं। और इसमें डार्क और लाइट बैंड जो होता है वो संकुचनशील, यानी कि कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन की अरेंजमेंट से ये डार्क और लाइट बैंड बनता है। और इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं? रेखीय पेशी बोल देते हैं, यानी कि रेखित पेशी कह देते हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्टाइल जो प्रोटीन होती है जिसे हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? संकुचनशील प्रोटीन बोल देते हैं। तो संकुचनशील जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्टिन प्रोटीन, और एक होती है मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? पतला फिलामेंट बनाती है, यानी कि पतला तंतु बनाती है, जिसे हम इंग्लिश में थिन फिलामेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो मोटा तंतु बनाता है, मोटा फिलामेंट बनाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? थिक फिलामेंट बोल देते हैं, यानी कि THICK, थिक फिलामेंट बोल देते हैं। और ये किससे बना होता है मायोसिन? मायोसिन जो होता है मीरोमायोसिन से बना हुआ होता है। मीरोमायोसिन जो प्रोटीन होता है उससे क्या बना हुआ होता है? मायोसिन बना हुआ होता है। और देखिए यहाँ पर जो एक्टिन जो होता है वो किस किस से बना हुआ होता है, यानी कि एक्टिन को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है, यानी कि एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, फिलामेंटस एक्टिन से मिलकर बना होता है जिसे हम हिंदी में तंतुमय एक्टिन बोल देते हैं। ट्रोपोमायोसिन से बना होता है और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है। तो थिन फिलामेंट जो होता है वो इन 3 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो हमने मायोफाइब्रिल को काटा था इस प्रकार से, ये हमने मायोफाइब्रिल को काटा था। अब इस मायोफाइब्रिल को हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
तो हमने इस प्रकार से ये डायग्राम बना दिया। अब ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, आपको अलग से डायग्राम पहले बना के दिखाएंगे, फिर आपको ये वाला डायग्राम दिखाएंगे। चलिए, हमने एक कंकाली पेशी को यहाँ पर और काटा और अच्छी तरह से जूम किया। ठीक है, ये क्या है, कंकाली पेशी को हम यहाँ पर बना रहे हैं। हमने पूरी तरह से जूम कर लिया कंकाली पेशी को। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट होते हैं। पतले फिलामेंट है इसीलिए हमने एक्टिन नाम दे दिया है। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मोटे फाइबर होते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, मायोसिन बोल देते हैं, यानी कि थिक फिलामेंट। देखिए मायोसिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होते हैं। वही डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये क्या है, मोटे फिलामेंट हैं, यानी कि थिक फिलामेंट, जो कि मायोसिन से बने हुए होते हैं। और कुछ यहाँ पर क्या है, थिन फिलामेंट हैं, यानी कि पतले तंतु होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये समझ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ कैसे होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं। ये हम कंकाली पेशी का डायग्राम बना रहे हैं, हमने पूरी तरह से जूम कर दिया है और इस प्रकार का होता है। आगे जब हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा। जब तक आप थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए आगे के लिए। अब यहाँ पर जो एक लाइन खींच देते हैं, एक बीच में एक लाइन खींच देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मिड लाइन बोल देते हैं या ईएम लाइन। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, ईएम लाइन बोल देते हैं, ईएम लाइन। ठीक है, इसके इस मायोसिन के बीच में से एक हमने डॉट डॉट करके लाइन खींच दी है, जिसे हमने ईएम लाइन बोल दिया है। और एक लाइन हम यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन में खींच देते हैं, जो पतला तंतु है। इसमें जब हम खींच देते हैं तब हम इसे क्या बोल देते हैं, इसे हम जेड लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जेड लाइन बोल देते हैं, जेड लाइन। एक यहाँ पर भी खींच देते हैं बीच में से, एक्टिन प्रोटीन के बीच में से, तो क्या होता है, यहाँ पर भी जेड लाइन बन जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में देखते हैं, इसके बिल्कुल बीच में ये वाला हिस्सा ले लेते हैं और ये वाला हिस्सा, इसके बीच में देखते हैं। इतना पार्ट आप देखिए, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, मायोसिन है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर मायोसिन ही होता है तब हम उसे बोल देते हैं ईएच जोन, ईएच जोन बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा और देखिए, ये वाला हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, और ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से में देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। ये वाले हिस्से में एक्टिन प्रेजेंट है और बीच वाले में मायोसिन है और यहाँ पर भी एक्टिन है। तो जहाँ पर मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मायोसिन और साथ ही साथ एक्टिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तब हम उसे क्या बोल देते हैं, ए बैंड बोल देते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड, ए बैंड। इसके नाम हम आपको बाद में बता देंगे जब हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे और पूरी प्रक्रिया समझा देंगे कि किस प्रकार से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और या तो रिलैक्स होती है। तो ये इवेंट हो गया, जेड लाइन हो गई, एच जोन हो गया, ये सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है। और इसको हम क्या बोल देते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है, उसे हम आई बैंड बोलते हैं, आई बैंड कहते हैं। अब यहाँ पर जेड और जेड लाइन के बीच, जेड और जेड लाइन के बीच क्या होता है, जेड और जेड लाइन के बीच कांटेक्ट होता है, तब हम इसे क्या बोल देते हैं, सार्कोमियर बोल देते हैं, सार्कोमियर। इसे हिंदी में लिखना चाहे तो ये ले लीजिए, सार्कोमियर। जेड और जेड लाइन के बीच को हम क्या बोल देते हैं, सार्कोमियर बोल देते हैं। सार्को टर्म जहाँ पर यूज होगा तब तो हम उसे क्या बोलेंगे, ये मसल से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर मसल की कुछ ना कुछ बात चल रही होगी, तो इसे हम सार्कोमियर बोल देते हैं।
ये डायग्राम है और यही डायग्राम हमारे नोट्स में बना हुआ है। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमने वही डायग्राम बना दिया है, ये वाला जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पतला तंतु उपस्थित होता है, एक्टिन प्रोटीन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उपस्थित होता है, हम उसे क्या बोल देते हैं, आई बैंड बोल देते हैं। और इस पतले तंतु में एक लाइन खींच देते हैं जिसे हम जेड लाइन बोल देते हैं। ओके, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस मायोसिन ये प्रोटीन है, इस मायोसिन प्रोटीन के बीच में एक लाइन खींच दी, एम लाइन बोल दिया। और जब हम देखते हैं जहाँ पर एक्टिन प्रोटीन भी उपस्थित होता है और मायोसिन प्रोटीन भी उपस्थित होता है, तब हम उसे ए बैंड बोल देते हैं। और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रोटीन ही उपस्थित होता है, तब हम उसे एच जोन बोल देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं ये एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन के बीच में हमने लाइन खींच दी, उसे क्या बोल दिया, जेड लाइन बोल दिया। ठीक है, जेड और जेड लाइन के बीच में क्या बनता है, सार्कोमियर बनता है। सार्कोमियर कहते हैं जेड और जेड लाइन के बीच की जगह को। सिर्फ आपको अभी इतना ही समझना है, आगे मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा। अब यहाँ पर हम दूसरी पेशी को देखते हैं जिसे हम स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशी कहते हैं। तो देखिए क्या होती है स्मूथ मसल्स, जिसे हम चिकनी पेशी कहते हैं। तो इसका लोकेशन जो होता है यानी कि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये अमाशय में पाई जाती है यानी कि पेट में पाई जाती है। और आंत यानी कि इंटेस्टाइन रक्त वाहिनी की भित्ति में पाई जाती है, यानी कि अमाशय हो गया, आंत हो गया, और जो रक्त वाहिनी होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पाई जाती है कौन, स्मूथ मसल्स। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, विसरल ऑर्गन बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इनकी भित्ति में क्या पाई जा रही है, स्मूथ मसल्स पाई जा रही है, इसीलिए इन सबको हम विसरल ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जो रेगुलेशन होता है यानी कि इसका नियमन अनैच्छिक होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है। और दिखने में कैसी होती हैं, अरेखित होती हैं, अनस्ट्रेटेड होती हैं, कोई रेखाएं नहीं होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं यानी धुरी जैसी होती हैं, दोनों तरफ पतली होती हैं जिसे हम धुरी जैसा बोलते हैं। और एक केंद्र की होती हैं यानी कि यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं। अभी आपको इसका डायग्राम पता लग जाएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ पतली होती है, इसीलिए हम इसे स्पिंडल शेप कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्पिंडल शेप जैसा डायग्राम है, दोनों तरफ पतला है, एक केंद्रक है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, फाइबर बोल देते हैं। ठीक है, मसल फाइबर होते हैं, ये एक केंद्रक होता है, यही स्मूथ मसल्स का डायग्राम है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हृदय पेशी के बारे में। हृदय जो पेशी होती है यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, कार्डियक मसल्स बोल देते हैं। और जब हम हृदय पेशी को ही पढ़ रहे हैं तो हृदय पेशी कहाँ पर पाई जाएगी, इसकी लोकेशन हृदय में ही होगी, यानी कि हमारे हार्ट में पाई जाएगी, इसका स्थान हार्ट में होगा। हृदय पेशी जो होती है वो हृदय में ही पाई जाती है। और कैसी होती है, अनैच्छिक होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इनवॉलंटरी होती है। यदि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपने हृदय को रोक भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि हम हृदय को अपने रोक लेंगे तो क्या होगा, ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, जो जितने भी अंग होते हैं उनमें ब्लड पंप नहीं हो पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और जब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए जो हृदय की पेशी होती है वो अनैच्छिक होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, इनवॉलेंटरी होती है। तो उसका नियमन जो होता है, रेगुलेशन जो होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, यानी कि अनैच्छिक होता है। और इसका जो अपीयरेंस कैसा है, यानी कि दिखने में कैसी होती है हृदय पेशी, तो दिखने में जो कैसी होती है वो एक केंद्र की होती है, यानी कि यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, एक केंद्रक पाया जाता है इसमें। और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इसका जो अपीयरेंस होता है हृदय पेशी में, हृदय पेशी कैसी होती है, वो उसमें शाखाएं पाई जाती हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ब्रांच पाई जाती हैं। जैसे पेड़ों में शाखाएं पाई जाती हैं, डालियाँ पाई जाती हैं, तो इसी प्रकार से इस हृदय पेशी में कुछ ऐसी शाखाएं पाई जाती हैं, वो यहाँ पर इस प्रकार से हैं। देखिए इस प्रकार से क्या है, ये शाखाएं हैं, इसमें क्या है, एक एक केंद्रक प्रेजेंट है, यानी कि यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। और देखते हैं ये क्या है, ये एक सेल 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 है। ये बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि किससे जुड़ी हुई होती हैं, जो कि किससे जुड़ी हुई होती हैं। देखिए यहाँ पर ये जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क से जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क से ये जुड़ी हुई होती हैं ये कोशिकाएं।
जिसे हम क्या बोल देते हैं, यानी कि जिसमें क्या होता है, कैल्शियम बूस्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। किसमें? इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है इसमें कैल्शियम बूस्टर होता है। ये कैल्शियम बूस्टर के नाम से इसे हम जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। किसमें? इंटरकैलेटेड डिस्क में। इस प्रकार से इसीलिए कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है। और देखते हैं, और हम जितनी भी मसल्स को पढ़ते हैं, जैसे हमने कंकाली पेशी को पढ़ लिया, स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशी को पढ़ लिया, और हृदय पेशी को तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो क्या होता है, जितनी भी पेशी हमारे शरीर में पाई जाती हैं, तो क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोल देते हैं, कैल्शियम का स्टोर हाउस बोल देते हैं। यानी कि जितनी पेशियां होती हैं उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और जिसमें क्या होता है, बहुत सारा कैल्शियम जो होता है वो स्टोर किया जाता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। सार्को टर्म जहाँ पर यूज होगा मसल से रिलेटेड होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो के बहुत सारे कैल्शियम आयंस को इकट्ठा रखता है, इसीलिए हम इसे स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हृदय पेशी होती है। और हृदय पेशी कैसी होती है? हृदय पेशी कैसी होती है? एक केंद्र की होती है, और इसमें बहुत सारी शाखाएं पाई जाती हैं, और एक कोशिका दूसरी कोशिका से इंटरकैलेटेड डिस्क से द्वारा जुड़ी हुई होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क में क्या होता है, कैल्शियम आयंस होते हैं जो कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका में जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये हृदय पेशी हो गई। तो आई होप आप समझ पाए होंगे हृदय पेशी क्या होता है, चिकनी पेशी क्या होता है, और कंकाली पेशी क्या होता है। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है, और इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये हमारा दावा है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हमने पेशीय ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, ताकि आपको कोई सा डाउट ना रहे। हमने पूरा प्रयास किया है, इसीलिए हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया है, ताकि कोई सा भी डाउट आपको ना रहे, एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाए। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर से सारी वीडियोज देखना चाहते हैं, यदि आप क्लास 11th में हैं और बायोलॉजी की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, और कुछ मिक्स इंग्लिश भी मैं आपको बता देता हूं, तो इस तरह से आप करना चाहते हैं तैयारी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.